नमस्कार दर्शकों, मैं अभिषेक सिंह सिसोदिया दूरदर्शन मध्य प्रदेश में आपका बहुत स्वागत करता हूं। समाचार पत्रों में कार्टून की भूमिका, जैसा कि इस शब्द से ही है कि कार्टून समाचार पत्रों में हमारी जिंदगी में किसी के चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए बड़ा बड़ा अच्छा सटायर होता है, बड़ा अच्छा व्यंग होता है। हम पूरी खबरें ना पढ़कर एक कार्टून के जरिए अभी समसामयिक क्या घटनाएं घट रही हैं, हमारे देश में क्या चल रहा है या कि क्या परिस्थिति है, स्कूल में क्या चल रहा है, कोरोना के टाइम पर क्या चल रहा है, उतनी बड़ी खबर ना पढ़कर हम एक कार्टून के जरिए पूरा मजमा समझ सकते हैं। तो आज इसी तारतम्य में आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं देश के सबसे बड़े कार्टूनिस्टों में से एक इस्माइल लहरी जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। धन्यवाद अभिषेक जी। कैसे आपने अपनी जर्नी स्टार्ट की, कहाँ से आपने शुरुआत की? आज आपको, जैसा मैं आपके बारे में पढ़ रहा था कि लगभग 35 वर्षों से आप मीडिया में हैं या अपने कार्टून के जरिए लोगों तक अच्छे बुरे समसामयिक संदेश पहुंचा रहे हैं। तो कैसे इस्माइल लहरी जी की शुरुआत हुई, कहाँ से शुरुआत हुई? अभिषेक जी, एक तो पहली बात मैं अपनी ओर से ये कहना चाहता हूँ कि जब शब्दों की सीमाएं खत्म हो गई, कार्टून की शुरुआत ही वहां से हुई जी। जब शब्द अपनी तमाम ताकत के बावजूद अपनी बात कहने में समर्थ नहीं होते हैं, तब वो जो कुछ रेखाएं होती है जो आपको अनकहा कहती हैं, अच्छा। उसी का नाम कार्टून है। तो ये एक विचित्र बात भी है कि जब शब्दों से ऊब कर हम कार्टून की तरफ आए, तब एक कार्टूनिस्ट को इस बात के लिए विवश किया जाता है कि वो कुछ सवालों के जवाब दे। लेकिन चूंकि आपने बहुत प्रेम पूर्वक आग्रह किया है, तो कुछ शब्दों के साथ मैं आपसे रूबरू होऊंगा ही। कैसे शुरुआत हुई, ये प्रश्न भी बड़ा कहना चाहिए कि बड़ा कठिन प्रश्न है, क्योंकि हर किसी के जीवन में वो जैसे जैसे बड़ा होते जाता है, उसका रुझान कुछ चीज़ों की तरफ होते जाता है। कोई नृत्य की तरफ जाता है, कोई गायन की तरफ जाता है, मैं चित्रकला की तरफ चले गया। लेकिन हाँ, ये सच है कि मैंने कभी ये सपना नहीं देखा था कि मैं इस क्षेत्र में कहीं किसी मुकाम तक पहुंच पाऊंगा। बस यूं ही किताब कापियों में चित्रता रहता था, और बल्कि आपको ये सुन के आश्चर्य होगा कि घर वालों की डांट भी खाता था कि घर वाले कहते थे कि पढ़ो, पढ़ने में समय दो, ये क्या है, ये फोकट के शौक हैं। अच्छा, फिर हम बहुत छोटे से गांव में निवास करते थे। आपको मैं बताऊं कि निमाड़ में एक छोटा सा कस्बा है निवाली, अगर आपने नाम सुना हो तो, बड़वानी जिले में आता है। मैं उस छोटे से गांव में रहता था और वहीं मेरी पढ़ाई हुई शुरुआती। तो न हमें ये पता था कि अच्छे रंग कौन से होते हैं, न ये पता था कि अच्छा कागज कौन सा होता है जिस पे ड्राइंग करते हैं। तो वही स्कूल में जो रूलिंग पेपर मिलते हैं, अपने दोस्तों की कापियां ले ली और उसमें उसका खूबसूरती से नाम लिखा, फिर कुछ उस पर चित्र बनाया। तो शुरुआत ऐसे हुई है इस चीज की। जी। अब शुरुआत हुई तो फिर कैसे आपने कार्टून का कोई ऑफिशियल शिक्षा दीक्षा या कैसे वहां से शुरुआत हुई? जैसा आप बताते हैं कि आप चितरना बोलते हैं जी जी हमारी जी, हाँ हाँ, मालवी में, बिल्कुल निमाड़ बिल्कुल, की हाँ, भाषा में। ये एक ग्रामीण तो शब्द ये है। जो चितरने से लेके ये आज इतने सक्सेसफुल कार्टूनिस्ट कैसे बने, क्या जीवन के क्या अलग अलग पड़ाव थे जो आपको यहाँ लेके आए? जी, हर किसी के जीवन में बहुत सारे पड़ाव हो और उनसे गुजरना होता है, और वक्त ही आपको बहुत कुछ सिखाता है और वक्त ही आपको बहुत सारे मौके देता है। जी। तो जैसा कि मैंने बताया कि मैं पढ़ता था और अपनी प्रारंभिक शिक्षा के दौरान ही स्कूल में ही कुछ ड्राइंग के छोटी मोटी चीज़ें आजमाता रहा। और फिर जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता गया तो मुझे अखबारों की तरफ रुझान हुआ। मुझे अखबार पढ़ने का बहुत शौक था। मुझे साहित्य पढ़ने का शौक तो था ही, लेकिन अखबार, घटनाक्रम, देश में क्या हो रहा है, दुनिया में क्या हो रहा है, ये पढ़ने का शौक भी था। तो फिर धीरे धीरे थोड़ा सा लिखने की तरफ रुझान बढ़ा। वो अध कचरा सा लिखते थे हम, तो सबसे पहले लेटर टू एडिटर की तरफ बढ़े हम, कि अखबारों में पत्र संपादक के नाम छोटी छोटी समस्याओं पर लिखना, कुछ छोटे छोटे चिंतन पर लिखना। और ऐसा करते करते
एक दिन मैंने एक अखबार में देखा कि उसमें कॉलम शुरू हुआ बच्चों के लिए। जी। और उसमें बच्चों की जो बेतरतीब सी ड्राइंग होती थी कार्टून की, उसको छापने लगे। तो मैंने तब भी कभी कार्टूनिस्ट बनने का सपना नहीं देखा था, लेकिन यूं ही बैठे बैठे मैंने एक दो कार्टून बनाए जी। और वो भेज दिए। और मैं दंग रह गया कि वो कार्टून छप कर आ गए। उसमें यहां तक के कि मेरी अंगुलियों पर जो स्याही लग गई थी उसके भी निशान थे, लेकिन चूंकि वो बच्चों का कॉलम था, उसमें दोष नहीं देखे जा रहे थे। हाँ। बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए वो कार्टून थे, और इस तरह मेरा वो पहला कार्टून था। पहला। हाँ, वो अखबारों में छपा और उसने मेरे अंदर एक सपना जगा दिया। फिर करते 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 मैं कॉलेज की दुनिया में पहुंचा। कॉलेज में मैं सेंधवा में पढ़ता था, और सेंधवा कॉलेज में मैं हर साल एक शो लगाता था। अ, वो दो हॉल में एग्जीबिशन लगते थे। एक हॉल में पूरे कॉलेज के चित्र लगते थे, एक हॉल में अकेले मेरे चित्र लगते थे, जिसमें पेंटिंग भी होती थी और कार्टून भी होते थे। जी। तो इस तरह अच्छा, एक चीज और है, इसके पहले मैं एक बार अपने कुछ अधकचरे कार्टूनों का पुलिंदा लेके जी। इसी इंदौर शहर में आया, और मैं कुछ अखबारों के दफ्तरों में गया। जी। और मैंने संपादक से मुलाकात की। मैंने उनसे कहा कि मैं कुछ नौकरी चाहता हूँ, ताकि मुझे शायद काम करने का मौका मिले। तो संपादकों ने मेरा काम देखा, बहुत प्रेम से मुझसे बात की, और मुझे समझाया कि बेटा, तुम्हारे जज्बे की हम कद्र करते हैं, लेकिन कार्टूनिस्ट जो होता है वो बहुत ब्रिलियंट माइंड का होता है, वो बहुत पढ़ता है, उसका बहुत चिंतन होता है। तो ये सुनकर मैं थोड़ा सा निराश भी हुआ। और मैं उनके दफ्तर से बाहर आ रहा, मुझे लगा कि भाई अपने बस की बात नहीं है, और अपन तो गांव में ही कुछ करेंगे, ऐसा सोचकर मैं वापस गांव लौट गया। लेकिन वहां जाकर मेरे मन में, चूंकि मैं थोड़ा सा विद्रोही तेवर का जरूर था, जी। मेरे मन में वहां जाकर एक ख्याल आया कि वो जो भी ब्रिलियंट माइंड के लोग होते हैं, जो कार्टूनिस्ट होते हैं, वो कोई मंगल ग्रह से तो आते नहीं है, सही है। आते तो इसी धरती से हैं। बस वहीं से एक आत्मविश्वास सा जागा, और मैंने मेहनत की। जी। ड्राइंग में भी खूब मेहनत की, कुछ पढ़ने में भी मेहनत की, और कुछ बेहतर कार्टून बनाए। जी। तो जैसा कि फिर मैंने बताया कि मैं कॉलेज में एग्जीबिशन लगाता था, जी। तो हमारे यहाँ एक प्रोफेसर थे। उन्होंने कहा कि यार लहरी, तुम बहुत अच्छे कार्टून बनाते हो, तो तुमको तो किसी अखबार में कोशिश करना चाहिए। अच्छा। तो मैंने कहा सर, किसी अखबार में मेरी कोई जान पहचान नहीं है। तो उन्होंने कहा अगर तुम तैयार हो तो एक अखबार के संपादक मेरे मित्र हैं, मैं उनसे बात करूं। तो इससे ज्यादा प्रसन्नता की बात और क्या होगी, मैं तो प्रसन्न हो गया। मैंने कहा बिल्कुल सर, कीजिए। और उन्होंने बात की, और भाग्य की बात है कि मुझे वहां से हाँ मिल गई, और इस तरह मैं एक अखबार में आ गया। एक चीज और है अभिषेक जी, मैं आपको बताऊंगा, ताज्जुब होगा आपको, कि मैं अखबार में नौकरी पर आ गया। जी। तब तक भी मुझे ये नहीं पता था कि किस इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल किया जाता है कार्टून के लिए, किस तरह की शीट कागज का इस्तेमाल किया जाता है, किस तरह की इंक ली जाती है। जी। तो मैं जैसे ही देखिए क्या होता है कि जब आप दिल से कोशिश करते हैं तो पूरी कायनात आपकी मदद करती है। तो मैं जैसे दफ्तर में गया, तो मुझे दफ्तर में पूछा गया कि आपको ड्राइंग के लिए क्या क्या सामग्री लगेगी। प्रश्न बहुत मेरे लिए कठिन था। पुराने आर्टिस्ट थे, उनका कोई सामान रखा होगा यहाँ पे। बोले सर वो तो बिल्कुल फफूंद खराब हो गया वो। तो मैंने कहा बताइए तो सही। वो लेकर आए, गुड़ी मुड़ी सा कागज था, सूखी हुई इंक की बोतल थी, कुछ पेन थी सूखी सूखी सी। मैंने वो शीट का एक टुकड़ा तोड़ा, एक इंक की बोतल, और वो एक दो पेन थी। वो मैंने कहा मार्केट से अभी ये कुछ कुछ सामग्री ले आओ। मैंने कहा तब तक काम तो शुरू कर। सही है। और इस बीच मेरे एक मित्र थे जो इंदौर फाइन आर्ट कॉलेज में थे। अच्छा। तो मैं उनसे मिलने के लिए गया, और मैंने उनसे मुलाकात की, और मैंने उनसे पूछा कि यार मुझे कार्टून बनाना है, तो मुझे कौन सी पेन और क्या उपयोग करना चाहिए। तो उन्होंने कहा वैसे तो हर आर्टिस्ट का अपना अपना शौक है, तुम स्केच पेन से बनाओ, बॉल पेन से बनाओ, आप पेंसिल से बनाओ, आप क्रोकिल से बनाओ, आप रोटरिंग पेन से बनाओ, किसी भी तरह से। तो यहाँ से ये एक दिशा मिली मुझे। जी। फिर मैंने इनका इस्तेमाल किया, और जो पेन मुझे पसंद आने लगा, फिर मैंने उसी पे आगे बढ़ता गया, और बढ़ते बढ़ते मुकाम पाते गया। और मैंने फिर उस दोस्त के साथ में, चूंकि कॉलेज में मिलने जाता था, तो मुझे लगा कि मुझे ड्राइंग आती है, लेकिन उतनी विधिवत नहीं आती है। अच्छा।
तो मैंने फिर फाइन आर्ट कॉलेज के बारे में पता किया कि यहाँ की शिक्षा दीक्षा कैसे होती है, और दोस्त से जानकारी लेकर और मैंने वहाँ पर भी एडमिशन ले लिया। अच्छा जी। ये तो बात हुई आपकी शुरुआती जर्नी की। जी। अब जैसा हमारा टॉपिक है कि समाचार पत्रों में कार्टूनिस्ट की भूमिका, अब आजकल जैसा हम देखते हैं समाचार पत्र बड़े वृहद हो गए हैं, रिपोर्टर, एडिटर, एडिटर इन चीफ, और जो खबरों पे और इन सब चीज़ों पे ध्यान रखते हैं कि आज क्या कॉलम में लगना है, क्या खबरें प्रमुखता से जानी है, तो वहीं इन सब खबरों के बीच प्रमुख खबरें, बीच वाली खबरें, 4 कॉलम की खबरें, छोटी खबरें, शहर की खबरें, इंटरनेशनल खबरें, उन सब के बीच में स्माइल लहरी का कार्टून कहाँ फिट होता है अखबार में? जी, देखिए क्या होता है कि वक्त के साथ खबरों का स्वरूप बदल जाता है, लेकिन खबरें नहीं बदलती। खबरें जो आज से कई साल पहले थी वही आज भी है, उनका प्रस्तुतिकरण बदला है। तो जैसे तो उसका बहुत कुछ असर कार्टूनिस्ट पर भी पड़ा है, ये बात बिल्कुल सही है। तो हम भी उस बदलाव के साथ स्वयं को भी बदलते जाते हैं, और पाठकों की ओर से जब हमें प्रतिक्रियाएं मिलती रहती है, हाँ। तो उस हिसाब से भी अपने आप को ढालते जाते हैं। तो देखिए, पहले चूंकि मीडिया इतना विस्तृत नहीं था, आप तक के इतनी खबरें खुलकर नहीं पहुंचती थी। अब मीडिया बहुत ज्यादा विस्तृत हो चुका है, अखबारों की संख्या भी पर्याप्त हो गई, टेलीविजन आ गया, सोशल मीडिया आ गया, तो अब खबरों का एक तरीके से विस्फोट है। तो लोगों को खबर तो खूब सारी है, अपने आसपास क्या हो रहा है, देश में क्या हो रहा है, दुनिया में क्या हो रहा है। एक कार्टूनिस्ट हमेशा ऐसी खबर पर केंद्रित होता है जो शायद सबके बीच जन चर्चा में हो। अच्छा। है ना? चाहे वो बरसात का मामला हो, चाहे वो फिल्मों का मामला हो, चाहे वो राजनीतिक घटनाक्रम हो, चाहे वो सामाजिक घटनाक्रम हो, चाहे कोरोना का मामला हो, चाहे वैक्सीन का मामला हो, तो लोगों को इसके अपडेट मिलते हैं, रोज रोज नहीं बल्कि घंटे पल प्रतिपल मिलते रहते हैं। तो अब हमारी चुनौतियां इसके साथ और बढ़ गई कार्टूनिस्ट की जी। कि आप देखिए, दोपहर को आपने किसी घटनाक्रम पर एक कार्टून की थीम सोची जी, और शाम होते तक की स्थिति बदल भी जाती है। पल पल खबरें चेंज पल पल खबरें आ रही है। तो चुनौतियां पहले की तुलना में और बढ़ गई है। उन सब के बीच में हमें कुछ इस तरह सोचना होता है कि कल सुबह तक की लोगों के हाथ में ही अखबार जाएगा, और ये कार्टून उनके लिए चूका हुआ न रहे। तो हमें कई बार खबर के साथ खबर के आगे का भी सोचना होता है जी। कि कल तक की परिस्थिति क्या होगी। आपने सूखे पर कार्टून बनाया और पता चला शाम को झमाझम बारिश हो गई तो कुछ भी हो सकता है। तो ये चुनौतियां हैं, और उसमें से कोई ना कोई इस तरह के रास्ते निकालने पड़ते हैं। जी। आपका 35 सालों का करियर है जी। वही अभी हम बात करें कि अब बड़ा आधुनिक हो गया है, बहुत जल्दी जल्दी खबरें मिलती है, वैसे प्रिंटिंग के भी पैटर्न्स चेंज हुए हैं। जी बिल्कुल। तो जैसे जो हम मानते हैं, मैं देखता हूँ तो कार्टून बड़ा कलरफुल हो, कलर्स दिखें, तो वो मेरी आंखों को ज़्यादा सूदिंग भी होते हैं और कहीं ना कहीं ज़्यादा अच्छा, मुझे ऐसा लगता है ज़्यादा अच्छा मैसेज कन्वे करते हैं। लेकिन पहले जब आपने शुरुआत की थी तब प्रिंटिंग की उतनी टेक्निक्स नहीं थी, तो वो भी एक आपके लिए चुनौती रही होगी कि उस समय, जब मुझे जहां तक याद है कुछ समय पहले तक सिर्फ फ्रंट पेज कलरफुल होता था अखबार का, बाकी सब ब्लैक एंड व्हाइट होते थे। तो कार्टूनिस्ट का कार्टून अगर ब्लैक एंड व्हाइट होगा तो उस समय की क्या चुनौतियां थी समाचार पत्रों में? देखिए, समाचार पत्रों में जब वो ब्लैक एंड व्हाइट का दौर था, तब लोगों को ब्लैक एंड व्हाइट में भी सौंदर्य दिखता था, और मेरा तो ऐसा मानना है कि वो सौंदर्य आज भी दिखता है। जी। देखिए, समय के साथ चीजें बदलती हैं, हम उसको रोक नहीं सकते, उसकी कई बार उस तरह की जरूरतें भी होती है, वो एक अलग बात है। लेकिन जब ब्लैक एंड व्हाइट का दौर था जी, तब आपको केवल रेखाओं से सारी चीज बतानी होती है, रेखाओं से ही हरियाली भी बतानी होती थी, रेखाओं से ही प्रकाश भी बताना हो, एक सूर्य चमक रहा है। तो आज की तारीख में तो हमारे पास वो सारा कंप्यूटर है जिसमें हम सोने जैसी किरणें फैल रही है वो हम बता सकते हैं। लेकिन एक दौर वो था कि हमें केवल हमारे पास ब्लैक लाइन थी, और उसमें भी सूर्य को चमकता हुआ हम दिखा देते थे। अच्छा। तो देखिए, एक चीज और मैं बताता हूं कि जब हम बहुत सारी चीजें लोगों तक परोस देते हैं
तो लोगों का सोचने समझने का तरीका थोड़ा कम हो जाता। हाँ। जब आप केवल ब्लैक लाइन में बात कर रहे थे, हाँ। तो लोगों, देखिए हर इंसान, हर मनुष्य का जो दिमाग है हाँ। वो कंप्यूटर से कई गुना आगे है। हाँ जी। जब आप कोई चीज बताना चाह रहे हैं तो उसका दिमाग उससे आगे की सोच भी रहा है। अब चूंकि हमने वो रंग दे दिए तो उसने सोचना बंद कर दिया, लेकिन जब हम रंग नहीं दे रहे थे तब वो एक जंगल के दृश्य में हरियाली को इमेजिन कर लेता था वो। दूसरा ये कि ये मत समझिए कि जब हम रेखाओं से काम करते थे तो हमारी मेहनत कम थी। अब हमें रंग भरना पड़ता है। कई लोगों को इसके बारे में फर्क पता नहीं होता। हाँ। मैं आपको बताता हूं कि जब आप रेखाओं से काम करते हैं जी। तो आप सारी चीजों को रेखाओं से व्यक्त करते हैं। एक चट्टान में कई तरह के शेप होते हैं, वो सिर्फ ब्लैक रेखाओं के बल पे आपको उसका शेप दिखाना होता है। अच्छा। हाँ, कोई चीज गोलाई में है जी। आपको रेखाओं से दिखाना है। एक पहाड़, वो सब रेखाओं से दिखाना होता था, तो वो मेहनत और अधिक होती थी। जी। तो रेखाओं और रंगों में टेक्निकली ये फर्क आया है, लेकिन दोनों के अपने अपने सौंदर्य हैं। दोनों के अपने अपने सौंदर्य हैं। और आज भी कई लोगों की पसंद होती है, मैं देखता हूं कई लोग आज भी ब्लैक एंड व्हाइट कार्टून के सौंदर्य को बहुत पसंद करते हैं। जी। तो बदलाव अपनी जगह है, लेकिन उसके बावजूद उसकी महत्ता कम नहीं है। फिर से हम समाचार पत्रों पर आते हैं। कैसे इस्माइल लहरी जी कल के कार्टून के लिए खुद को आज से प्रिपेयर करते हैं कि कल मैं चूका हुआ मेरा कार्टून नहीं हो, तो वो क्या तैयारी कि आप चूके नहीं? देखिए वो एक चीज और है, ये भी एक बड़ा विचित्र सी बात है कि हम कैसे तैयार होते हैं। सच तो ये, जैसा एक प्रश्न है कि कोई मछली से पूछे कि सागर कहाँ है तो मछली निरुत्तर हो जाएगी, क्योंकि उसके आसपास जो कुछ है वो सब सागर है ना। तो ऐसे ही एक कार्टूनिस्ट के लिए उसके आसपास जो कुछ घट रहा है वो सब उसके विषय भी हैं और यही उसकी तैयारियां भी हैं। अगर मैं कहीं बहुत फुर्सत में बैठा हूं तब भी ये ना मानिए कि मैं फुर्सत में बैठा हूं जी। मैं अपनी आंखों के कैमरे से उन सब को जज्ब कर रहा हूं जी। है ना। हाँ। देखिए जब तक कि कार्टूनिस्ट किसी मौसम में घुल मिल नहीं जाता, लोगों में घुल मिल नहीं जाता, तब तक कि वो अपने कार्टून में वो ताकत नहीं ला सकता। कार्टून में सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है? एक्सप्रेशन, चेहरे के हाव भाव। आप सोचिए कि हम अगर कोरोना पर कार्टून बना रहे हैं और कोरोना पर लोग खिलखिलाते हुए बात कर रहे हैं और मास्क उनके चेहरे पर नहीं है, तो वो कैसा लगेगा? तो हमें क्या होता है कि परिस्थितियों के हिसाब से बहुत सूक्ष्म दृष्टि के साथ में उनके चेहरे के हाव भाव को भी कैच करना पड़ता है। कई चीजें बिन बोले ही व्यक्त होती है और अच्छा कार्टून ही वो होता है जिसमें बिन बोले ही व्यक्त हो जाए, चेहरे से पता चल जाए, उसके हाव भाव से पता चल जाए। देखिए आपको एक चीज मैं बताता हूं, आपने कई बार बच्चों को चित्रांकन करते हुए देखा होगा, या नए नए जो चित्रकार होते हैं, नए नए कार्टूनिस्ट होते हैं, अगर उनको कहें कि दो लोग बात कर रहे हैं तो वो देखिए कि वो दोनों आमने सामने खड़े और सावधान की मुद्रा में खड़े हैं, है ना। क्योंकि उनको अभी हाव भाव का उतना ज्ञान नहीं है। दो लोग कभी भी सावधान की मुद्रा में बात नहीं करते, है ना। अगर वो दो दोस्त हैं तो उनका अपना एक अंदाज है, अगर वो एक दफ्तर के दो एम्प्लॉय हैं तो उनका अपना एक अंदाज है, तो सबके अपना अपना अलग अलग अंदाज है। तो हम जो तैयारी करते हैं वो यही करते हैं कि एक तो अपनी दृष्टि को बहुत खुली रखते हैं, अपने कानों को बहुत खुला रखते हैं कि देश दुनिया में क्या घट रहा है। जैसा कि मैंने बताया कि मीडिया का विस्फोट है, सारे जमाने से खबरें आ रही है, मौखिक तो आ ही रही है, सोशल मीडिया पर आ रही है, टेलीविजन कंटिन्यू बोल ही रहा है, अखबार आपके सामने पड़े हुए हैं। तो आप खबरों को, और चूंकि आप रोज उससे वाबस्ता हैं, तो आप उसके निरंतर प्रगति की तरफ भी आपका ध्यान है कि कल ये घटनाक्रम यहाँ ऐसा था, आज यहाँ तक ऐसे पहुंचा होगा, आज ये हो गया होगा। जैसे मान लो ओलंपिक चल रहा है इस समय, तो हमें कुछ कुछ ये ध्यान होता है कि इन आज ओलंपिक में क्या क्या प्रगति हो सकती है, हुई होगी, है ना।
तो इस तरह हम अपने आप को तैयार करते हैं और शाम को अंतिम रूप से ये देखते हैं कि यह खबर कल लोगों को जरूर प्रभावित करेगी। हाँ, और हमारा वह कार्टून बहुत प्रशंसित हो जाता है जो जब लोग ये कहें कि हाँ यार, इसी तरह का तो मैं कुछ सोच रहा था, पर मेरे पास वो शब्द नहीं थे, मेरे पास वो माध्यम नहीं था कि मैं व्यक्त कर सकूं इसको, हाँ, और इस कार्टून ने वो व्यक्त कर दिया। हाँ, तो वो कार्टून बड़ा हिट हो जाता है लोगों हाँ, के बीच में। तो तैयारियां का एक कोई बिल्कुल व्यवस्थित तरीका तो मैं नहीं बता सकता हूँ, बस इतना ही है कि अपने ज्ञान चक्षु खुले रखें और सब कुछ देखते रहें, सुनते रहें। आप चूंकि बचपन से ही ऐसे हैं, आपका दिमाग ही उस तरह चलता है, आप सोचते समझते ही वैसे हैं, तो आपको बहुत सारे विषय आकर नॉक नॉक करते हैं। क्या मैं हूं आपके लायक? क्या मैं हूं आपके लायक? कभी मौसम आपसे कहता है कि लहरी जी क्या मैं हूं आज का विषय? कभी राजनीति कहती है कि क्या मैं हो सकती हूं आपका विषय? तो कभी कोरोना आकर कहता है कि देख लो, मुझको भी एक बार ट्राई कर लो, मैं भी आने की कोशिश में हूं। तो ये सारे विषय हमारे पास आसपास घूम रहे होते हैं और हमें उस दिन के मूड के हिसाब से किसी एक विषय का हाथ पकड़ कर लाते हैं हम कि तू बैठ भाई, आज तेरे साथ बात आज करेंगे। तेरा नंबर है। ऐसे होता है हमारी तैयारी। जी जी ये तो आपकी कार्टून की तैयारियों की बात हुई। समसामयिक समय में हम आप आर्टिस्टों की अगर बात करें जी तो कौन आर्टिस्ट है जो आपको प्रेरणा देता है या जिनको लगता है कि जिनका काम आप मानते हैं कि बड़ा एज ए कार्टूनिस्ट ही, अगर हम दूसरे कार्टूनिस्ट की बात करें तो वो कौन लोग हैं जिनका काम आपको लगता है कि जिनसे देखना चाहिए, जिन्हें समझना चाहिए और जिनसे आपने भी कुछ सीखा हो? जी देखिए, एक तो मैं ये कहूँगा कि अगर हमें जीवन में किसी भी फील्ड की बात करूँगा मैं, यहाँ सिर्फ कार्टून की नहीं, किसी भी फील्ड में अगर हम इतने विनम्र हैं कि हम हर किसी से कुछ सीखने को तैयार हैं, जी तो यकीनन मंजिलें बहुत दूर नहीं होती। तो मैं ये कहूँगा कि मैंने कुछ कुछ सभी से सीखा है, जी बल्कि आज भी सीख रहा हूँ। जी बल्कि मैं इससे भी आगे की बात कहूँ कि मैं कई बार अपने जूनियर जो कलाकार हैं, जो अभी आ ही रहे हैं, मैं कभी कभी उनकी किसी बात से प्रभावित हो जाता हूँ जी कि किसी का स्ट्रोक बहुत शानदार है, किसी की कलरिंग बहुत शानदार है, कोई बैकग्राउंड इस तरह बनाता है, कोई कंपोजिशन इस तरह करता है, वगैरह वगैरह। हाँ, लेकिन ये जरूर कहूँगा कि मैं एक छोटे से गांव में था और मेरे पास कोई बहुत ज़्यादा संसाधन नहीं थे। आर्थिक स्थितियां भी ऐसी नहीं थी कि मैं बहुत सारे मैगजीन, पत्रिकाएं वगैरह जुटा सकूं। तो जो अपनी पहुंच में जो चीज़ थी और जो कभी कभार कुछ चीज़ें मिल जाती थी, उसमें मुझे सबसे ज़्यादा अगर किसी के कार्टून की ड्राइंग प्रभावित करती थी तो मारियो मिरांडा, गोवा के जो थे, जी अपने इंडिया के ही थे, और उनका जो चित्रांकन था वो मुझे बिल्कुल जादू ही लगता था, जादू लगता था। बल्कि मैं हमेशा ऐसा मानता हूं कि उनकी दृष्टि ऐसे ईश्वर की दृष्टि की तरह थी। कितना प्यारा चीजों को बारीक बारीक कैच कर लेते थे। वो पेड़ है, वो जनजीवन है, वो मछली है, और वो नाव है, और वो कितना गहराई से चीजों को देखते थे और उन सबको बिल्कुल छोटे से चित्र में समेट देते थे। मैं ये बिल्कुल कहूंगा कि मेरे काम में कहीं कहीं उनकी उपस्थिति दिखेगी भी आपको, अगर आप देखेंगे तो मैं मारियो मिरांडो से बहुत प्रभावित रहा। और लक्ष्मण जी तो थे ही हमारे देश के एक स्टार कार्टूनिस्ट थे, तो उनका कंपोजिशन भी शानदार होता था और पंच तो होता ही था, लाजवाब होता था। तो इनके काम को मैंने बहुत गहराई से देखा है जी और बाकी फिर ये कहूँगा कि जिसके भी काम मुझे दिखते गए मैं उनको करता गया और सभी से कहीं किसी का फेस लाजवाब है, कहीं किसी के बैकग्राउंड लाजवाब है, किसी की लाइनिंग्स मोटी है और वो गजब की है, किसी की लाइनिंग्स पतली है और वो गजब की है, कोई ब्लैक का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करता है और बड़ी खूबसूरती से कर लेता है, कोई उसी ब्लैक को केवल रेखाओं के से कर देता है, सिर्फ रेखाओं से खेल जाता है वो। तो सब ने कुछ 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 मुझे किसी किसी एंगल से प्रभावित किया। जी तो दर्शकों, आज हमारे साथ थे स्टूडियो में इस्माइल लहरी जी, जिन्होंने अपने समाचार पत्रों के एक्सपीरियंस, दैनिक दिनचर्या के एक्सपीरियंस, उन सबको समअप किया और शेयर किया और हमें बताया कि कैसे एक कार्टूनिस्ट सोचता है और कैसे उसको इम्प्रोवाइज करता है, जहां वो एक कार्टून के रूप में हमें खुशी देता है, सटायर देता है या अलग अलग जानकारियां
प्रदान करता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद लहरी जी स्टूडियो में आने के लिए। आपका भी और सभी दर्शकों का भी बहुत शुक्रिया। थैंक यू।